नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पुनः लक्ष्य एकेडमी के मास्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। हम पुनः उपस्थित हैं भाषा विचार को लेकर। अगर आप और हम इसकी पुनरावृत्ति करें तो पीछे हमने भाषा विचार के बिंदुओं पर काफी अध्ययन किया था और उसके बाद कुछ बिंदु इसमें से रह गए थे। उन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, जिससे हमारा जो भाषा विज्ञान है, जो भाषा बिंदु है, भाषा विचार है, वह अपनी पूर्णता को प्राप्त हो सके। तो चलते हैं अपने भाषा विचार के अगले बिंदुओं और प्रश्नों के माध्यम से जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उन अध्ययन को ध्यान में रखते हुए हम देरी ना करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ थोड़े थोड़े अग्रसर होते हैं। तो आइए बात करते हैं भाषा विज्ञान या भाषा विचार पर। भाषा विचार पर हमने पढ़ा था, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो हमने भाषा में क्या चीजें पढ़ी थी और क्या चीजें रह गई हैं। जो चीजें बाकी हैं उन्हीं चीजों पर विचार करेंगे। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा के सिद्धांत, भाषा की विशेषताएं, भाषा की इकाई, भाषा के चरण, और पढ़ा था हमने भाषा के विविध रूप या प्रकार। उसके बाद हमने पढ़ा था पूरी दुनिया में भाषा कितने प्रकार की भाषा जो है वह कितने प्रकार से बोली जाती है या कितने प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं। उसमें हमने पढ़ा था भाषा जो होता है अध्ययन की दृष्टिकोण से दो प्रकार का होता है, एक आकृति मूलक और दूसरा जो होता है वह होता है पारिवारिक। और आकृति मूलक का जब हमने अध्ययन किया था तो आकृति मूलक में भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, अयोगात्मक, योगात्मक। योगात्मक भाषा जो होती है वह भाषा जो है श्लिष्ट, अश्लिष्ट, परश्लिष्ट के दृष्टिकोण से तीन प्रकार की होती है और उसके अंतर्गत भेद प्रभेद तमाम प्रकार के किए जाते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। और पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर वर्गीकरण हम देखते हैं तो पारिवारिक दृष्टिकोण में हमने पाया था कि पूरी दुनिया की जो भाषा है 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों में विभक्त है, जिसमें से हमने पढ़ा था भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं होती हैं। 10 शाखाओं को 2 भागों में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? सतम वर्ग और केंतुम वर्ग। सतम वर्ग को जब हमने पढ़ा तो उसमें देखा कि हमें भारत और ईरानी एक शाखा मिलती है, जिस भारत और ईरानी की 3 उप शाखाएं थी, ईरानी, दरद और आर्य भाषा। जब हमको आर्य भाषा मिल गया तो हमने आर्य भाषा का भी अध्ययन किया। कैसे? समयानुसार अध्ययन किया। जब हमने भारतीय आर्य भाषा का तो हमें मिला कि भारतीय आर्य भाषा की शुरुआत वैदिक संस्कृत से लौकिक, पाल, प्रकृत या भ्रंश से होती हुई 1000 ईस्वी के तक पहुंची, जहां पर हमें हिंदी शब्द या हिंदी भाषा का प्रयोग मिलता है। ठीक, यहां तक हमने अध्ययन किया था। अब भाषा विचार में जो छूटे हुए तथ्य या बिंदु थे वो हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, अब इसका अध्ययन हम करेंगे, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। उसके बाद अध्ययन करेंगे लिपि। आखिर जो हिंदी भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है, संकेतित की जाती है। उसके बाद इसका हम पढ़ेंगे संवैधानिक या राजनीतिक पहलू। यानी भाषा विचार के अंतर्गत 3 बिंदु यहाँ बचे हुए हैं, जिसका अध्ययन हम अपने इस मास्टर क्लास में, हिंदी का जो मास्टर क्लास है, इस मास्टर क्लास के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी विधि से के अंतर्गत
हम व्याख्यात्मक और विवेचात्मक विधि के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो स्क्रीन पे आता हुआ आज का पहला सब प्रश्न है, लेकिन भाषा विचार के दृष्टिकोण से यह 21वां प्रश्न है। तो प्रश्न है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अबे हमने पढ़ा, जब भाषा शुरू किया था तो हमको यह मिला था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। अब प्रश्न आ गया, आखिर जो हिंदी हम पढ़ते हैं उस हिंदी जो शब्द है वो किस धातु से उत्पन्न है। तो देखें हम कि जो विद्वान हैं, विद्वानों के अनुसार भाष धातु से तो बिल्कुल नहीं हुआ है। दूसरा है बी, ची धातु से तो बिल्कुल नहीं हुआ है। सी, हिन धात, डी हिन धात। आपको मैंने बताया था, जब भी कोई तत्सम शब्द का या संस्कृत से निकला हुआ शब्द होता है, अगर उससे हम धातु बनाते हैं तो उसके नीचे अक्सर हलंत का ही प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्नानुसार ये जो हमारा सी ऑप्शन है, हिन धात, इससे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपको डिस्टर्ब या कंफ्यूज करने के लिए डी ऑप्शन दिया गया है। अब हम इसकी विवेचना करते हैं, इसका व्याख्यात्मक पहलू देखते हैं। पहलू क्या है? हिन जो शब्द है, हिन जो शब्द नहीं धातु कहिएगा, ये जो धातु है, इस धातु में टू प्रत्यय, कौन प्रत्यय? टू प्रत्यय लगा करके हिंदू या हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब प्रश्न उठता है, इसका अर्थ क्या है? किसका? हिंद का। तो विद्वानों की माने, परंपरावादी जो विद्वान हैं उनका मानना है हिंद का अर्थ होता है नष्ट या नष्ट करना या समाप्त करना। टू का अर्थ होता है, हिंद का अर्थ होता है नष्ट करना, और टू का अर्थ होता है दुष्ट को। किसको? दुष्ट को। अगर हम सीधे अर्थों में इसका अर्थ निकालें तो हिंदी का अर्थ होता है दुष्टों को नष्ट करना। अगर हम इसे व्यवहारिक रूप में बनाएं तो हमारे अंदर जो दुष्टता मतलब बुराई होती है, उन बुराइयों को समाप्त करना ही हिंदू या हिंदी शब्द का अर्थ होता है। किसी दूसरे को नहीं बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर देना ही हिंदी का अर्थ होता है। यह कहीं प्रमाणित नहीं है, यह पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा गया है कि इसका ये अर्थ होता है, उसी के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 22। सब विचार भाषा विचार या भाषा विज्ञान का जो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू शब्द किस शब्द का रूपांतरण है? हिंदू शब्द किस शब्द का रूपांतरण है? पहले दिया गया सिंधी, तो सिंधी एक भाषा होती है। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। सिंध एक नदी है। हिंदी, तो हिंदी के विषय में पूछा ही जा रहा है, हिंदू से हिंदी बना, तो उसके बाद हिंदवी। इन्होंने 4 ऑप्शन दिया, जिसमें से सी ऑप्शन बी ऑप्शन सिंधु सही है। लेकिन कैसे है? आखिर ये जो हिंदू शब्द है, ये सिंधु का रूपांतरण कैसे हुआ? तो चलिए थोड़ा सा विचार करते हैं। वैसे ज्योग्राफी हमारी बहुत तो स्ट्रांग नहीं है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक, अगर हम इसको देखें, अगर गलत हो जाए तो अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक, ये मान लीजिए हमारे देश का एक नक्शा है, तो यहां से जो ये हिमालय पर्वत है,
गई हुई है हिमालय पर्वत। उस हिमालय पर्वत से एक नदी निकली है जिसका नाम है, जो आ करके अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। इसी नदी का नाम है सिंध। क्या नाम है? सिंध। ठीक। भारत में प्राचीन काल में आने का मात्र एक रास्ता था, जो रास्ता था सिंधु नदी को पार करके आना। क्योंकि यहाँ हो गया अरब सागर, यहाँ हो गया हिंद महासागर, ठीक है, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, तो इधर तीनों तरफ से समुद्र थे, मात्र एक रास्ता था सिंधु नदी, जिस नदी को पार करके लोग आते थे। तो मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत में आते थे तो इसी सिंध नदी को वह पार करते थे, और उनके लैंग्वेज में इस सिंध को वो हिंद के नाम से जानते थे, मतलब सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से बुलाते थे। आगे इस पे काफी चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से जब वो सिंध को हिंद कहते थे, सिंध को नदी को हिंद नदी कहते थे, तो सिंध का रूपांतरण हो गया क्या? हिंदू, यानी हिंद नदी। इसी प्रकार से प्रश्नानुसार हिंदू शब्द के किस शब्द का रूपांतरण है? सिंध का। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो है प्रश्न नंबर 23। यह प्रश्न कहता है, हिंदी व्याकरण के अनुसार सही क्रम क्या होगा? हिंदी व्याकरण के अनुसार आखिर हिंदी शब्द की उत्पत्ति का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन दिया हिंद, सिंध, हिंदी, हिंदी। दूसरा दिया हिंदी, हिंदी, हिंदू, सिंधु, सिंधु, हिंद, हिंदी, हिंदी, हिंदी। ये रिपीट हो गया है, ठीक। तो आगे आएंगे, और चौथा जो ऑप्शन है सिंध, हिंदू, हिंदी, हिंदी। तो अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि सिंधु नदी जो बहती थी उसे वो पार करके आते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दिया, हिंदू जात का नाम दिया, और हिंदी भाषा का नाम दिया। तो सिंध को वो हिंद के नाम से बुलाते थे, क्योंकि उनके यहाँ सा को हा और धा को दा पढ़ा जाता था, ठीक। तो पहले क्या बना? सिंध बना, फिर क्या बना? सिंध से हिंद बना, हिंद से हिंदी बना, और हिंदी से हिंदी बना, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हमारा जो डी ऑप्शन है, यह ऑप्शन सही है, ठीक, कि हिंदी व्याकरण के अनुसार सही क्रम क्या होगा? सिंधु, हिंद, हिंदी और हिंदी। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? प्रश्न वही घूम के आया, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यकीन है मुझे कि आप सबको इसका आंसर पता होगा, लेकिन आंसर आपको पता है अरबी, संस्कृत और तमिल का या है नहीं, फारसी का है, क्योंकि ये गोल्डन क्वेश्चन है। क्या है? गोल्डन क्वेश्चन है, जो हर कोई जानता है कि हिंदी शब्द क्या है? फारसी से उत्पन्न है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, इन फारसी लोगों को हिंदी शब्द उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों उन्होंने इस हिंदी शब्द को जन्म दिया? क्यों ये आया? तो इसके विषय में विद्वानों के तमाम मत हैं, तमाम किंवदंतियां प्रचलित हैं, और उन्हीं के मध्य एक प्रमाणित, कुछ हद तक प्रमाणित किंवदंती है, जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक ईरान का एक शासक हुआ जिसका नाम था नौशेरवां। उसका नाम था नौशेरवां। इसका समय था लगभग 539 ईस्वी से 579 ईस्वी के मध्य। जब ईरान में 539 से लेकर 579 के बीच नौशेरवां गद्दी पर बैठा, तो भारत में एक किताब चलती थी जो बहुत ख्यात प्राप्त थी, जिसका नाम था पंचतंत्र। जिसका नाम था
पंचतंत्र, जिसे लिखा था विष्णु शर्मा ने, जिसे लिखा था विष्णु शर्मा ने। इस पंचतंत्र किताब के माध्यम से लोगों को प्रेरक कहानियां सुनाई जाती थी, जिसमें जानवरों के माध्यम से समाज में ज्ञान, प्रेरक कहानियों के माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता था। यह किताब प्रसिद्ध हो गई कि आसपास के रहने वाले देशों में भी इसकी चर्चाएं होने लगी। 500-550 के ईस्वी के इर्द गिर्द माने तो नौशेरवा तक यह बात जब पहुंची कि पंचतंत्र के माध्यम से हम अपनी जनता को मतलब समाज में जीने योग कहानियों के माध्यम से उनके विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, तो नौशेरवा ने अपने हकीम वाजरोया को इसको फारसी में अनुवाद करने के लिए कहा। तो वाजरोया ने कलिला व दमिना, वाजरोया ने कलिला व दमिना शैली के आधार पर उसने इस पंचतंत्र का अनुवाद करना शुरू कर दिया और कुछ सालों में उसने पंचतंत्र का अनुवाद भी कर दिया। लेकिन उसकी भूमिका नौशेरवा के मंत्री मिहिर ने लिखा और मिहिर ने अपनी भूमिका में बताया कि यह जो अनुवाद किया गया है, यह अनुवाद है जबाने हिंदी से। अगर हम ध्यान दें तो 539 से 579 के मध्य में पहली बार दुनिया में हिंदी शब्द का जन्म हुआ, जो नौशेरवा के मंत्री मिहिर ने पंचतंत्र के अनुवाद किए गए कहानी का जब भूमिका लिखा तो उसमें उसने जबाने हिंदी नाम दिया। तो अगर देखा जाए तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा में हुई, लेकिन वह पहली बार कब हुआ? नौशेरवा के समय में, जिसने पंचतंत्र को अपनी फारसी भाषा में अनुवाद कराया। तो ऐसा क्यों हुआ? जबाने हिंदी के दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा को जबाने हिंदी कहा जाता था, 18 बोलियों को जबाने हिंदी कहा जाता था। उस समय हमारे देश में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल, प्रकृत, अपभ्रंश सब चलते थे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में, राज्य में हर व्यक्ति इन भाषाओं को बोलता था, समझता था, तो उसने समग्र हिंदी को जबाने हिंदी के नाम से पुकारा। अब अगर हम देखें तो फारसी में जब जबाने हिंदी नाम दिया गया तो स्वाभाविक बात है, सिंधु नदी को ध्यान में रखते हुए उसने कहा होगा कि सिंध को हम क्या कहेंगे? उसने कहा होगा जबाने सिंध या जबाने सिंध, उसने कहा होगा। लेकिन उनके यहाँ फारसी में सा को हा और धा को दा पढ़ा जाता है, जिसके कारण वह हिंदी हो गया। ठीक है, तो चलते हैं। अब हमें पता चला कि फारसी में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम जन्म कब हुआ? 550 ईस्वी के आसपास। कहां हुआ? ईरान में। किसके शासनकाल में? नौशेरवा के शासनकाल में। अगर हम देखें तो एक प्रश्न इसमें और पूछा जाता है कि हिंदी किसकी देन है, तो हम कह सकते हैं ईरानियों के देन। तो तमाम प्रकार के प्रश्न आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में
मिलता है। ऑप्शन है हमारे पास रामायण, महाभारत, निषीद चूर्ण और मेघदूत। तो चलते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो रामायण, महाभारत और मेघदूत ईसा पूर्व पहले की रचनाएं हैं। ईसा पूर्व पहले की रचनाएं हैं। और निषीद चूर्ण जो है यह 7वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें भोलानाथ तिवारी के अनुसार पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है। हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है। तो प्रश्नानुसार हमारा ऑप्शन जो सी है, यह सी जो है वह सही है। लेकिन जो इसके बाद और ऑप्शन में दिए गए पुस्तकें हैं, यह वो पुस्तकें हैं जब हम कभी भी हिंदी में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं तो उसमें अगर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें इन किताबों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उद्देश्य भी इन किताबों को इन ऑप्शन में रखने का ये था कि जो कुछ इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है वो आपसे शेयर किया जाए। तो बात करते हैं पहले रामायण के। अगर रामायण का हम शब्द संधि विच्छेद करें तो हमें मिलता है राम धन आयन। क्या मिलता है? कहीं कहीं आयन भी मिलता है, किंतु इसका संधि विच्छेद राम धन आयन होता है। देखने वाली बात यह है कि जब यह संयुक्त था, पद में था, तब ड़ा था, और जब संधि विच्छेद हुआ तो ना, ड़ा जो है ना में परिवर्तित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, संधि के नियम के अनुसार यदि किसी पद में री, रा, सा, मूर्धन्य सा यदि आता है और उस पद में ना वर्ण है तो ना वर्ण को ड़ा लिखा जाता है। ठीक, इस संधि के नियम के अनुसार राम और धन आयन का जब हम संध करते हैं तो दोनों शब्द मिल करके ना के स्थान पर ड़ा हो जाता है। ये तो हो गया शब्द विच्छेद। अब आते हैं ग्रंथ के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रंथ के विषय में रामायण आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित ग्रंथ है। ये आदि कवि थे, इसलिए इनके ग्रंथ को भी आदि काव्य या आदि ग्रंथ कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, इस ग्रंथ में इन्होंने 24,000 श्लोकों में निबंध किया, जिसे इन्होंने 7 कांडों में विभक्त किया। जिसे 7 कांडों में 24,000 श्लोकों में निबद्ध किया। जिन 24,000 श्लोकों को पढ़ने के दृष्टिकोण से सरलता प्रदान की जा सके, इसलिए इसे 7 कांडों में विभक्त किया गया। अगर आपने टेट का एग्जाम दिया है तो एक बार या प्रीवियस सेट सॉल्व किया होगा तो संस्कृत में पूछा गया था कि चतुर्विशः सहस्र श्लोक कस्य ग्रंथः। चतुर्विशः सहस्र श्लोक कस्य ग्रंथः, अर्थात 24,000 श्लोक किस ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक, एक आपके लिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके दीजिएगा। वह कौन सा कांड है आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ, वह कौन सा कांड है इन 7 में से जिस कांड का गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में नाम को बदल दिया है। अर्थात वाल्मीकि द्वारा दिए गए 7 कांडों में से कौन सा ऐसा कांड है जिसका नाम
रामचरितमानस में बदला हुआ मिलता है, अर्थात उसका नाम कुछ दूसरा दिया गया है। यह प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, चलते हैं अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है बी, जिसको हम क्या कहते हैं, महाभारत। अब महाभारत के विषय में थोड़ा जानते हैं। महाभारत, जिसका पहला नाम था जय संहिता, क्या नाम था, जय संहिता। तब इसमें श्लोकों की संख्या कम थी, लेकिन विद्वानों के द्वारा इसे जैसे जैसे वर्णित किया गया वैसे वैसे इसके श्लोकों की संख्या बढ़ती गई और अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। कितने हो गए? 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 श्लोकों के साथ यह ग्रंथ जो है दुनिया का सबसे विस्तृत और विशाल ग्रंथ माना जाता है। अब आते हैं इसके कुछ और भी तथ्यों पर बात करते हैं। और तथ्य क्या है? महाभारत जो ग्रंथ है यह 18 अध्यायों में, सॉरी अध्याय नहीं है, पर्व है। महाभारत ग्रंथ 18 पर्वों में विभक्त है और उसी 18 पर्व में एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। इस भीष्म पर्व में ही कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता इस श्रीमद् भगवत गीता में गीता को 18 अध्यायों में विभक्त किया गया है। जिस 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, जिसमें से धृष्ट राष्ट्र ने कहे थे एक श्लोक, संजय ने कहा था 42 श्लोक, अर्जुन ने कहा था 84 श्लोक और बाकी श्री कृष्ण ने कहे थे 573 श्लोक। मतलब जो 18 अध्यायों में विभक्त 700 श्लोक थे, उन श्लोकों को एक धृतराष्ट्र ने, 42 संजय ने और 84 अर्जुन ने और श्री कृष्ण ने 537 श्लोक कहे थे। जो महाभारत है वह महाभारत दुनिया का सबसे विशाल ग्रंथ है जिसका पहला नाम जय संहिता था। और महाभारत जब उसका नाम पड़ा तो उसमें 1,00,000 श्लोक थे और वो 1,00,000 श्लोक को जो वर्णित किया गया है महाभारत में वह 18 पर्वों में वर्णित है। 18 पर्व में से एक पर्व है जिसमें हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता वर्णित है। जिस श्रीमद् भगवत गीता को
जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको 18 अध्यायों में विभक्त किया गया है और उन 18 अध्यायों में 700 श्लोक है और 700 श्लोक किसने कितना कहा था ये आपके समक्ष है। और अंतिम जो इसका ऑप्शन है मेघदूत। अब आते हैं उस मेघदूत के विषय में। जो मेघदूत है, अगर हम मेघदूत की बात करें तो कालिदास द्वारा रचित, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत एक खंड काव्य या गीत काव्य है। क्या है? गीत काव्य। ठीक, यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने लगभग विद्वानों के मतानुसार लगभग पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के माध्यम से 115 से 121 श्लोक तक माने जाते हैं। लेकिन प्रेम का एक यह अनूठा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद जो पाठक होता है वह अनायास अपने मुख के मुखार बिंदुओं के द्वारा अपनी प्रशंसा को नहीं रोक पाता है। कालिदास ने 2 खंडकाव्य लिखे थे जिनका नाम था, पहला मेघदूत, दूसरा था ऋतुसंहार। उसके बाद कालिदास के 3 नाटक मिलते हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम। इनके 2 महाकाव्य मिलते हैं जिसमें था एक रघुवंशम, दूसरा था इनका कुमार संभवम। ठीक, तो अगर हम देखें तो प्रश्नानुसार हमें उत्तर तो मिल गया कि चूर था, लेकिन बाकी जो और किताबें हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से ये बहुत महत्व रखते हैं। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है अपभ्रंश, पाल, प्रकृत या संस्कृत से। अपभ्रंश, पाल, प्रकृत या संस्कृत से। तो अगर देखा जाए तो हिंदी की आदि जननी कही जाती है संस्कृत, हिंदी की आदि जननी कही जाती है संस्कृत। लेकिन ऑप्शन के अनुसार प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। जैसे हमारे प्रश्न के ऑप्शन होते हैं, अक्सर उत्तर उन ऑप्शन पर डिपेंड करता है, इस पे नहीं डिपेंड करता है कि वो उत्तर जहां से निकला है वहीं हम उसको दर्शाएं। तो देखें कि सबसे करीब में आखिर उसका उत्तर कहां से आता है। अगर मान लीजिए पिताजी हैं तो दादाजी का नाम तो नहीं हम ले सकते ना। ठीक, तो आते हैं, अगर प्रश्नानुसार हम चलते हैं तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अब देखते हैं कि यह जो अपभ्रंश भाषा है, इस अपभ्रंश भाषा का के बाद जो विकास हुआ वह हिंदी में कहां तक पहुंचा। तो पहले एक वर्ग बनाएंगे, सरणी बनाएंगे और उस सरणी से इसके पूरे क्षेत्र को समझ लेंगे और समझने के बाद आगे जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्न में ये सरणी हमारे लिए सहायक होगी। तो पहली जो भाषा आर्यों की हमारे यहाँ आई वह थी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। उसके बाद यह परिवर्तित हुई तो क्या हो गया? लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। यह जब परिवर्तित हुआ तो पाली में, यह जब परिवर्तित हुआ तो अपभ्रंश में, सॉरी, यह जब परिवर्तित हुआ तो प्राकृत में, और प्राकृत से होते हुए यह अपभ्रंश तक पहुंची। कहां पहुंची? अपभ्रंश। अब अपभ्रंश जो है वह 5 उपभागों में बट गई। कितने? 5 उपभागों में बट गई। पहला जो इसका उपभाग था वह था सौर श्रेणी। क्या था? सौर श्रेणी। दूसरा क्या था? मागधी। तीसरा क्या था? अर्धमागधी।
चौथा क्या था? महाराष्ट्री। और पांचवा जो था वह था पैसाची। क्या था? पैसाची। इसको हम ब्राह्मण भाषा के नाम से भी जानते हैं। अब अपभ्रंश के बाद ये जो 5 उपभाग हुए, इन उपभागों से कई बोलियों का जन्म हुआ। जैसे सौर श्रेणी में बोली की 3 उपभाषाएं आती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और तीसरा आया पहाड़ी हिंदी। मागधी में आया बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, और अर्धमागधी में आया पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री से जन्म हुआ मराठी का, और पैसाची से जन्म हुआ सिंधी, लहंदा और पंजाबी भाषा का। ठीक, तो अपभ्रंश से जो अपभ्रंश के उपभाषाएं हुई वह हुआ सौर सेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैसाची। और इनसे जो हिंदी की 18 बोलियां हैं वह उपभाषाओं में विभक्त हुई। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे अच्छे एग्जामों में कि पूर्वी हिंदी अपभ्रंश के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? सौर सेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री या पैसाची। ठीक, राजस्थानी अपभ्रंश के किस भाग में आता है? अब आते हैं जो ये सौर श्रेणी है, इसी सौर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी आती है, और पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है कौरवी बोली, और इसी कौरवी को खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। और यही खड़ी बोली हिंदी की मानक भाषा है, हिंदी की मानक भाषा है, हिंदी की मानक भाषा है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? अभी आपको मैंने एक सरणी दिया, उस सरणी में मैंने बताया अपभ्रंश के 5 उपवर्ग थे, और पांचों उपवर्ग में जो सौर श्रेणी, अर्धमागधी और मागधी थे उनके अंतर्गत जो उपभाषाएं चलती थीं, जैसे पश्चिमी हिंदी में 3, मागधी में 1, अर्धमागधी में 1, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी, तो उनको 18 बोलियों की जो उपभाषाएं हैं उन उपभाषाओं को 5 भागों में विभक्त किया गया, और उसी 5 भाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियों को वर्णित किया गया। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 5। तो प्रश्नानुसार हमारा जो सी ऑप्शन है, यह सी ऑप्शन सही है। आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है हिंदी की मान्यता प्राप्त कितनी बोलियां हैं? ध्यान दीजिएगा, हिंदी की मान्यता प्राप्त बोलियां। अक्सर हम जब किताबों को पढ़ते हैं, विद्वानों के अच्छे अच्छे राइटरों की किताबें लाते हैं, तो उन किताबों में हर चीज प्रमाणित हो यह संभव नहीं है। तो हम प्रमाणित किसे मानते? हिंदी मैंने पहले ही बताया था आपसे, जटिलताओं का एक महासागर है, और उसमें प्रमाणिकता हिंदी के व्याकरणों को कम मिलता है जब वह किसी बोर्ड की परीक्षा में, किसी बोर्ड द्वारा कराए गए परीक्षा में वह प्रश्न दे दिया जाता है, तो उसी प्रश्न के आंसर को प्रमाणित मान लिया जाता है। ऐसे बहुत
दुविधापूर्ण प्रश्न देखे गए हैं। ठीक, तो हिंदी की मान्यता प्राप्त बोलियों में आप किताब पढ़ेंगे तो 17 भी पाएंगे, 18 भी मिलता है, 20 मिलता है नहीं, लेकिन 22 भी मिलता है, लेकिन इसीलिए इसको दिया गया मान्यता प्राप्त। तो मान्यता प्राप्त क्या है? 18, यानी बी ऑप्शन सही है। 22 कहाँ मिलता है? अगर आप राजस्थान की किताबों को पढ़ें, वहाँ के जो मतलब निकलने वाली किताबें हैं, अक्सर वहाँ 22 बोलियां पढ़ाई जाती हैं हिंदी की। कहीं कहीं किताबों में 17 बोलियां मिलती हैं, लेकिन बोर्ड क्या मांगता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर आने से पहले ध्यान दीजिएगा, जो हमारी बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, और जो हमारे मतलब हिंदी की मान्यता प्राप्त 18 बोलियां हैं, उनको 5 उपभाषाओं में किस उपभाषा में कौन बोली आती है, उसके लिए आगे एक सरणी दी गई है। उस सरणी को आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और ले करके इसका आप अध्ययन कर लीजिएगा, और अध्ययन के माध्यम से ये देख लीजिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत उपयोगी है। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, अक्सर ढूढ़ारी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जयपुरी को नहीं छोड़ करके ढूढ़ारी पूछा जाता है, क्योंकि ये गलत हो गया है। ढूढ़ारी पूछा जाता है, जयपुरी को ही ढूढ़ारी के नाम से जाना जाता है। मेवाती, मालवी। पूर्वी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत अगर हम आए, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, नेपाली को पहाड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। अगर हम देखें तो सौर श्रेणी, जो सौर श्रेणी है, अगर सौर श्रेणी को ध्यान में रखें तो ये 3 जो उपभाषाएं हैं, ये सौर श्रेणी में आती हैं। किसमें आती हैं? सौर श्रेणी, जो पीछे मैंने आपको बताया। अगर हम पूर्वी हिंदी को देखें तो ये आता है अर्धमागधी में, अर्धमागधी। अगर हम बिहारी हिंदी को देखें तो ये किस में आता है? मागधी में, यानी मागधी अपभ्रंश में आता है, ये अर्धमागधी में आता है, ये सौर श्रेणी में आता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, किस बोली को खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है? आपने पीछे देखा होगा तो आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। किस बोली को? कौरवी बोली को। किस बोली को जाना जाता है? कौरवी बोली को खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। ध्यान देने वाली बात, एक चीज ध्यान रखिएगा, कौरवी को हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। ये खड़ी बोली नाम किसने दिया, कब दिया? प्रश्न ये उठता है, किसने दिया, कब दिया, और कब इसे खड़ी बोली के नाम से जाना जाने लगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। आइए देखते हैं अगला जो 30वां प्रश्न है भाषा विचार का, वह कहता है, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ध्यान दीजिएगा, कहाँ मिलता है? तो बात करते हैं, पहला ऑप्शन है सुख सागर, प्रेम सागर, नासिकोपख्यान, रानी केतकी की कहानी। ये हिंदी गद्य के 4 ऐसे उन्नायकों की किताबें हैं जिनके लेखन से खड़ी बोली जो है वह अपने विचार, वो अपने प्रगति पर उत्तरोत्तर अग्रसर होती रही। पहले किताब का नाम है सुख सागर, जिसे लिखा था मुंशी सदा सुख लाल ने, मुंशी सदा सुख लाल ने। दूसरा किताब लिखा था मुंशी प्रेमचंद और मुंशी, या यूं कहें लल्लू लाल ने। प्रेम सागर लिखा था लल्लू लाल ने। नासकेतोपाख्यान लिखा था सदल मिश्र ने। किसने लिखा था? सदल मिश्र ने। रानी केतकी की कहानी लिखा था इंशा अल्लाह खान ने, अल्लाह खान ने।
ये किताबें और इनके प्रवर्तक भी हमसे पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्नानुसार चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था प्रेम सागर में, प्रेम सागर में, जिसके प्रवर्तक थे लल्लू लाल। आखिर ये शब्द कब प्रयोग किया गया? प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये शब्द कब प्रयोग किया गया और क्यों किया गया? 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में प्रेम सागर की रचना की गई। किसके द्वारा? लल्लू लाल जी के द्वारा, जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, यानी प्रधानाध्यक्ष थे। कौन? लल्लू लाल जी। इन्होंने कौरवी बोली के स्थान पर, कौरवी बोली के स्थान पर खड़ी शब्द का प्रयोग किया। किसमें? प्रेम सागर में खड़ी शब्द का प्रयोग किया, जो आगे चलकर कौरवी ना होकर खड़ी बोली के नाम से, खड़ी बोली के नाम से जानी जाती है, जो खड़ी बोली के नाम से जानी जाने लगी। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 1803 में खड़ी बोली के नाम से ये जानी जाने लगी, क्या इसके पहले खड़ी बोली में रचनाएं या चीजें निबद्ध नहीं की जाती थी? तो बोली तो पहले चलती थी, वह चाहे कौरवी के नाम से चले या किसी अन्य के नाम से या खड़ी बोली के नाम से, इसके पहले भी चलती थी, लेकिन जिस नाम से आज वो इंगित की जाती है उस नाम से नहीं की जाती रही। 14वीं सदी में, 14वीं सदी में अमीर खुसरो, 14वीं सदी में अमीर खुसरो हिंदवी के नाम से, हिंदवी के नाम से इस खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। हिंदवी के नाम से इस खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं थे। अगर आपने सुना होगा तो ये एक प्रकार के जो इनकी रचनाएं होती थी, उन रचनाओं में अधिकतर शब्द जो होते थे वो खड़ी बोली के पाए जाते थे। जैसे इनकी एक रचना, जो अगर यूं कहें लोकोक्तियों के माध्यम से या समाज के माध्यम से, कि जो इनकी रचनाएं थी, उन रचनाओं में इनकी रचनाएं बहुत प्रचलित हुआ करती थी। उसमें से जैसे मान लीजिए इनकी एक रचना सुनाएं आपको कि एक नारी ने अचरज कीना, सांप मार पिजड़े में कीना, जैसे जैसे सांप ताल को खाए, ताल सूखे सांप मर जाए। ये एक प्रकार का बुझनी होता था, जिसको ये अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में लिखते थे और उसे समाज या यूं कहें दरबार में पेश करते थे। जो रचना खड़ी बोली, मतलब यूं कहें शुद्ध वो खड़ी बोली में लिखते भी थे, और लेकिन खड़ी बोली चूंकि तब नाम नहीं था, उसे हिंदवी के नाम से जाना जाता था। मतलब इन्होंने उसे हिंदवी का नाम दिया था। तो अगर हम देखें तो खड़ी बोली जो है, सर्वप्रथम प्रेम सागर में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया, जो 1803 में लिखा गया, जिसके प्रतिपादक या नामकरण करता थे लल्लू लाल। और ये लल्लू लाल जी जो थे, ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक या यूं कहें प्रधानाध्यक्ष थे। इन्होंने कौरवी को खड़ी का नाम दिया और वही आगे चल के खड़ी बोली बनी। और खड़ी बोली जो भाषा थी या बोली थी या कौरवी जो बोली थी, वह 14वीं शताब्दी में या सदी में अमीर खुसरो के द्वारा हिंदवी के नाम से जानी जाती थी। तो आज के लिए भाषा विचार में इतना ही। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी जो विधि है, व्याख्यान विधि है,
अगर ये आपको समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ इसमें अशुद्धियां हैं या इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप अपनी सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में भाषा विचार में। धन्यवाद।